नमस्कार साथियों। जैसा कि आप जानते होंगे कि फ्रांस में एक बहुत बड़ी घटना सामने आई है। वहाँ पर एक शिक्षक थे जिनकी उम्र 47 साल की थी। वो विद्यालय में पढ़ा रहे थे। विद्यालय में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में वो पढ़ा रहे थे, जिसमें अपने हाथ में वो कार्टून लिए थे मोहम्मद साहब का। उससे संबंधित कुछ जैसे इस्लामिक देश में ईश निंदा कानून चलता है, तो ईश निंदा कानून के बारे में वो क्लास में पढ़ा रहे थे। तो उसमें कोई व्यक्ति था जो कि मॉस्को का रहने वाला था, 18 साल की उसकी उम्र थी। तो उसने एक धारदार औजार से उस 47 साल के जो शिक्षक था उसके गले को रेत करके उसकी ऑन स्पॉट मृत्यु कर दी। तुरंत जब पुलिस को जानकारी मिली, पुलिस आई, उसको चारों तरफ से घेरा बना लिया, उसको घेर लिया। उसके बाद पुलिस ने कहा कि आप सरेंडर कर दो, आत्मसमर्पण कर दो, लेकिन वो माना नहीं। तो ऑन स्पॉट पुलिस ने उसको भून करके वहीं उसका काम तमाम कर दिया। दुनिया भर में इसमें प्रतिक्रियाएं हुई। वहाँ के जो मैक्रो साहब हैं उन्होंने भी जानकारी दी इसके बारे में, दुख जताया। और फ्रांस को अगर देखा जाए तो वो जैसे सेकुलरिज्म है या पूजा का अधिकार है, राइट टू वर्शिप है, या राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, तो इन सब के लिए फ्रांस जाना जाता है। फ्रांस एक लोकतांत्रिक देश है। वहाँ पर बकायदे लोकतांत्रिक तरीके से लोग रहते हैं, लोग अपनी अपनी मान्यताओं को मानते हैं, लेकिन पब्लिकली ऐसे प्रमोट नहीं कर सकते हैं जैसे कि भारत में किया जाता है। लेकिन ये जो बात है वो कहीं ना कहीं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आज़ादी को छीनने जैसा है। यानी कुछ इस्लामिक संगठन या कुछ ऐसे आतंकी संगठन होते हैं जो इस तरीके के आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। अभी ये घटना हुई थी कि इसके 5 साल पहले एक शार्ली एब्दो करके कोई पत्रिका हुआ करती थी, तो उसकी भी घटना ताज़ा हो गई। क्योंकि करीब 5 साल पहले एक घटना हुआ था जिसमें मौलाना जो मोहम्मद साहब हैं उनकी कार्टून को पत्रिका में छापा गया था, तो लोग उसका भी एक उसके कार्यालय पे हमला हुआ। इस तरीके से हमलाएं होती रहती हैं। ईश निंदा कानून कुछ इस्लामिक देश हैं जहाँ पर चलता है, खास करके पाकिस्तान में भी ईश निंदा कानून चलता है। ईश निंदा कानून मतलब होता है कि कोई किसी व्यक्ति को हिरासत में इसलिए ले लेना क्योंकि वह व्यक्ति इस्लाम के जो मूल्य हैं, सिद्धांत हैं, या मोहम्मद साहब के बारे में उसने कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी हो, तो ईश निंदा कानून के तहत उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। और उसको एक पूरा प्रोसेस होता होगा जिसके तहत उसको सज़ा भी बहुत जल्दी सुना दी जाती है। जैसे भारत में SC/ST एक्ट को लेकर के सवर्ण जातियां विरोध करती हैं कि उसका गलत फ़ायदा उठाया जाता है, वैसे ही ईश निंदा कानून का कुछ इस्लामिक देशों में भी, खास करके पाकिस्तान में, उसका गलत फ़ायदा उठाया जाता है। जैसे कि कृष्ण मंदिर बनने का, जो इस्लामाबाद में कृष्ण मंदिर बनने का विवाद था, उसमें भी कुछ लोग ईश निंदा कानून का दुरुपयोग करके कुछ ऐसे लोगों को फंसाने का प्रयास कर रहे थे कि ये हमारे इस्लामिक मूल्यों के बारे में गलत बातें फैला रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं। तो ईश निंदा कानून का इस तरीके से दुरुपयोग भी किया जाता है। लेकिन चर्चा करने की बात यह है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आखिर है क्या, इसकी कितनी सीमाएं हैं, हमारे संविधान में, भारत के संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का क्या स्थान है। भारतीय संविधान में देखा जाए तो अनुच्छेद 19 का जो पहला क्लॉज है, अनुच्छेद 19(1), उसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 19(1)(a) में जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उसके बारे में बताया गया है। और उसी में बी क्लॉज में बताया गया है कि शांतिपूर्ण तरीके से, निरायुध तरीके से सम्मेलन करने का अधिकार दिया गया है। सी क्लॉज में बताया गया है कि लोग संघ बना सकते हैं, संगम बना सकते हैं, यानी सहकारी समिति बना सकते हैं। और डी क्लॉज में कहा गया है कि कोई व्यक्ति भारत के किसी भी क्षेत्र में निर्बाध तरीके से उसको संचरण करने का अधिकार होगा। ई वाले उसमें कहा गया है कि कोई व्यक्ति देश में कहीं पर भी जाकर के रह सकता है, निवास कर सकता है, रहने का अधिकार है। और जो आखिरी वाला क्लॉज है, अनुच्छेद 19(1) की आखिरी वाला जो क्लॉज है, उसमें बताया गया है कि कोई व्यक्ति जहाँ पे रह रहा है या कहीं भारत में किसी भी स्थान पे वो अपनी व्यापार, कारोबार, ये सब करने का उसको अधिकार होगा, बिजनेस करने का अधिकार होगा। इस तरीके से भारत में ये सारी व्याख्याएं की गई हैं अनुच्छेद 19(1) के तहत। भारत में अभी एक बहुत बड़ा निर्णय आया है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में 3 सदस्यीय पीठ का गठन हुआ था। जो शाहीन बाग वाला मामला चल रहा था, नागरिकता संशोधन विधेयक के संबंध में, यानी CAA के संबंध में जो विरोध वाली बातें चल रही थी, करीब 1.5 महीना तक वहाँ पे शाहीन बाग में बहुत सारी महिलाएं जुटी हुई थी। वो अपना विरोध की स्वतंत्रता के अधिकार के तहत वहाँ पर काफ़ी समय से विरोध कर रही थी। ये मामला सर्वोच्च न्यायालय में गया,
तो वहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी करी कि हमारे संविधान में अनुच्छेद 19(1) के ए और बी क्लॉज में बहुत अच्छी बातें कही गई हैं कि हमें आज़ादी है बोलने की, हमें आज़ादी है सम्मेलन करने की, लेकिन किसी की आज़ादी का ये मतलब नहीं है कि किसी दूसरे की आज़ादी को छीन लिया जाए। मतलब ये कि शाहीन बाग में जिस स्थान पर ये सम्मेलन हुआ था विरोध प्रदर्शन वाला, वो एक पब्लिक प्लेस था। पब्लिक प्लेस इस तरीके से कि वहाँ से लोगों का आना-जाना हुआ करता था, वहाँ से एम्बुलेंस जाया करती थी, वहाँ पे नज़दीक में अस्पताल थे, बच्चों की पढ़ाई के लिए बातें थीं। तो इस शाहीन बाग के सम्मेलन की वजह से कई सारे लोगों का जो अधिकार है, संचरण करने का अधिकार है, कहीं आने-जाने का अधिकार है, वो बाधित हो रहा था। यानी कोई व्यक्ति विरोध तो कर सकता है, लेकिन विरोध करने का ये मतलब नहीं है कि सड़क को 1.5 महीने तक जाम कर दिया जाए, क्योंकि कुछ लोगों के अधिकारों के संरक्षण के लिए अगर बहुत सारे लोगों के आने-जाने के अधिकार को अगर बाधित किया जा रहा है, तो ये कहीं न कहीं संविधान विरोधी कदम है, क्योंकि हमारे संविधान में भी युक्त निर्बंधन के बारे में बताया गया है। यानी कि जितने भी हमें अधिकार दिए गए हैं, उसमें कुछ न कुछ एक तरीके से कह सकते हैं कि युक्त संबंध वाले उसमें कुछ शर्तें कही गई हैं। यानी कि बोलने की स्वतंत्रता है, लेकिन कुछ ऐसी बात नहीं बोलना है कि देश की अखंडता, एकता ये टूट जाए। सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है, लेकिन ऐसा नहीं करना है कि आयुध लेकर के सम्मेलन करें, बम फोड़ दें जाकर के वहाँ पे, तो इस तरीके से काम नहीं किया जा सकता है। ये मामला काफ़ी समय तक चला था शाहीन बाग में। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा इसमें निर्णय दिया कि प्रशासन को चाहिए कि जो विरोध करने का एक स्थान होना चाहिए, कोई एक स्पेस बनाया जाए, प्लेस बनाया जाए, जहाँ पर लोग जाकर के अपने धरना प्रदर्शन दे सकें। जैसा कि दिल्ली में एक स्थान है जंतर मंतर टाइप का, तो वहाँ पर विरोध करने के लिए एक स्थान वो बना हुआ है, तो इसी प्रकार से स्थान बन सकते हैं कि एक स्पेसिफिक प्लेस पर जाकर के वहाँ पर प्रदर्शन किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, भारत एक स्वशासित लोकतांत्रिक देश है, और जैसे औपनिवेशिक काल में ऐसा था कि किसी भी तरीके से विरोध किया जाता था, तो अभी हम स्वशासित लोकतंत्र हैं, यानी कि अपने आप से शासित लोकतंत्र हैं। हमें कोई ब्रिटिश सत्ता हमारे ऊपर राज नहीं कर रही है कि हम उसका विरोध करेंगे तो बम फोड़ करके उसका विरोध करें। हम अपने ऊपर खुद शासन कर रहे हैं। हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया आर डेमोक्रेटिक पीपल। हम खुद अपने ऊपर राज करते हैं, हम खुद एक शासक चुनते हैं, वो जाकर के हमारा प्रतिनिधित्व करता है संसद में जाकर के। तो उसमें जब अगर विरोध किया जाएगा तो वो औपनिवेशिक काल वाला विरोध नहीं किया जाएगा कि बम फोड़ दिया जाए, जो कांच है या बॉटल है तो बॉटल में कुछ पेट्रोल बम बना करके फोड़ दिया जाए, बड़े बड़े गुलेल लगा करके आतंक फैलाया जाए। तो आतंकवादी गतिविधियां अगर भारत में की जाएंगी तो उनके लिए जेल अच्छे खासे हैं दिल्ली में भी, तो उसमें उनको भरा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने भी संविधान सभा में कुछ टिप्पणियां करी थी, वो टिप्पणी मेरे पास है, तो हूबहू वही टिप्पणी पढ़ करके सुनाता हूँ। डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा था 25 नवंबर 1949 को, आपको बताओगे 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अंगीकार, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था। उसके एक दिन पहले यानी कि 25 नवंबर 1949 को अपने भाषण में अम्बेडकर साहब ने कहा था कि कम्युनिस्ट पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी जैसे दो धड़ों द्वारा ही मुख्य रूप से संविधान का विरोध किया जा रहा है। कम्युनिस्टों को यह इसलिए पसंद नहीं क्योंकि वे सर्वहारा की तानाशाही के सिद्धांत पर आधारित संविधान चाहते हैं। चूंकि यह संसदीय लोकतंत्र पर आधारित है, अतः वे इसका विरोध कर रहे हैं। वहीं सोशलिस्ट चाहते हैं कि बिना किसी क्षतिपूर्ति भुगतान के ही सभी निजी संपत्तियों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए। वे संविधान में मूल अधिकारों को असीमित बनाना चाहते हैं, ताकि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आने में नाकाम रहे तो न केवल उनके पास उसकी आलोचना करने बल्कि राज्य व्यवस्था को उखाड़ फेंकने की निरंकुश आज़ादी हो। ये अम्बेडकर साहब सीधे सीधे सोशलिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी के ऊपर गुस्सा उनका निकल रहा है कि ना भारत में कम्युनिस्ट शासन चल सकता है, ना भारत में सोशलिस्ट शासन चल सकता है, यानी कि सभी चीज़ों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। और हर चीज़ का विरोध किया जाए, सड़क पर उतर करके सड़क जाम कर दिया जाए, चक्का जाम कर दिया जाए, सरकार न चलने दी जाए, हड़ताल कर दिया जाए, बंदी कर दिया जाए, तो ऐसा भी भारत नहीं चलेगा। ऐसा भीमराव अम्बेडकर जी ने 25 नवंबर 1949 को कहा था। एक बात उन्होंने और कहा था कि यदि
वे वास्तविक लोकतंत्र को कायम रखना चाहते हैं तो उन्हें पहली चीज़ यह करनी चाहिए कि अपने सामाजिक एवं आर्थिक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए संवैधानिक पद्धतियों में भरोसा रखना होगा। ये बहुत बड़ी बात है। भारत में कुछ विशेष धार्मिक या कुछ विशेष समुदाय के लोगों को आशंका हो जाती है कि उनको भारत से भगा दिया जाएगा, उनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जा रहा है। तो अंबेडकर साहब कह रहे हैं कि यदि वे वास्तविक लोकतंत्र को कायम रखना चाहते हैं तो उन्हें पहली चीज़ यह करना चाहिए कि अपने सामाजिक एवं आर्थिक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए संवैधानिक पद्धतियों में भरोसा रखना होगा। इसका आशय है कि हमें क्रांति की अवधारणा से मुक्ति चाहिए होगी। साथ ही सविनय अवज्ञा, असहयोग और सत्याग्रह का भी परित्याग करना होगा। ये सभी पद्धतियां तभी तक उचित थीं जब तक हमारे पास विरोध प्रदर्शन की कोई संवैधानिक प्रविधि नहीं थी, लेकिन जब संवैधानिक पद्धति है तब असंवैधानिक तौर तरीकों को जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। ये तौर तरीके अराजकता का व्याकरण है और इनसे जितनी जल्दी निजात पाई जाए हमारे लिए उतना ही बेहतर। तो ये बातें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कही थी, क्योंकि जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था तो आज़ादी उतनी ज़्यादा नहीं थी, फ्रीडम नहीं थी, हम किसी के अंदर गुलाम थे। तो उसमें किसी भी तरीके का विरोध किया जाए तो वो चलेगा। उसमें भगत सिंह ने जैसे विरोध किया तो वो चल गया अपना, गांधी जी ने जैसे विरोध किया सविनय अवज्ञा सत्याग्रह इस तरीके से, तो वो अपनी विचारधारा थी। गांधी जी भगत सिंह की विचारधाराओं में मिलाप नहीं था, यानी कि एक तरीके से संयोजन नहीं था, दोनों विपरीत विचारधाराएं थी लेकिन दोनों साथ साथ चल रही थी। लेकिन भारत में अभी कहिए कि सरकार के विरुद्ध क्रांति कर दी जाए, सरकार को उखाड़ के फेंक दिया जाए, संसद न चलने दिया जाए, तो ये अराजकतावाद वाला एक देश बन जाएगा। तो इससे बचने की ज़रूरत है, जो कि भीमराव अम्बेडकर साहब ने ये बातें कही हैं। कुछ लोग भीमराव अम्बेडकर साहब को बहुत सम्मान देते हैं, बहुत मानते हैं, सभी लोग मानते हैं, सभी भारतवासी, एक एक भारतवासी अम्बेडकर साहब को मानता है। वो हमारे संविधान के शिल्पकार हैं, वो बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, वो आरबीआई की स्थापना में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिए, उन्होंने देश के संविधान बनाने में अपना योगदान दिया, स्त्रियों की सुधार में बहुत अच्छा योगदान दिया, दलित वर्गों के उत्थान के लिए उन्होंने अपना अच्छा काम दिया, समानता के अधिकार के लिए उन्होंने अच्छा काम किया, आरक्षण के संबंध में उन्होंने नीतियाँ लाने का प्रयास किया, लोगों में किसी प्रकार का भेदभाव ना रहे, अस्पृश्यता का अंत करने का उन्होंने प्रयास किया। तो अम्बेडकर साहब सबके लिए बहुत ज़्यादा पूजनीय हैं। तो अम्बेडकर साहब जो ये कथन कह रहे हैं उसको जीवन में उतारने की भी आवश्यकता है और उनकी कहे बातों को हूबहू मानने की आवश्यकता है। तो इस वीडियो में मुख्य रूप से इतना ही। आप इसके बारे में अपनी टिप्पणी या प्रतिक्रिया दे सकते हैं कि इस मुद्दे पर आपका क्या विचार है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।